वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का ये लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर के अंदर हमने ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा है। हमने बिल्कुल बेसिक चीज कल बात करके चलिए। तो जो हमने कल बात कर दी सबसे पहले फटाफट आज वो रिवाइज करवाऊंगा, वो बताऊंगा। उसके बाद बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड सेशन आज का। तरीका क्या रहेगा कि मैं आपको सबसे पहले 40 45 मिनट 50 मिनट जो है हमसे बात करने वाला। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहे हैं 9:55 ऑलमोस्ट। तो आप ये लेके चलो कि ऑलमोस्ट 10:45 तक मैं सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा। 10:45 तक सिर्फ एक्सप्लेनेशन चलेगी और कुछ नहीं। आफ्टर 10:45 हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चले बेटा। बेटा अब तक हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा क्या था सर? बेटा अब तक मैंने आपको इस स्टैंडर्ड के अंदर ये बताया कि इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव दो है। पहला ये स्टैंडर्ड डील करता है अकाउंटिंग के साथ कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकंड पॉइंट आता है कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज कैसे करा जाएगा। सेकंड हमारे हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड के अंदर कि स्कोप, कि ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ नहीं लगेगा या ये वाला स्टैंडर्ड किसके साथ डील नहीं करता। तो हमने कहा ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता है चार चीजों के साथ। जो भी आपकी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गया, ये आपकी सारी की सारी इनकम बेटा कवर होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर हम इसको पढ़ के चले। अगला आता है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज के लिए बेटा एक अलग ही स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हम पढ़ के चलेंगे। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। बेटा ये जो होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान वाली या लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसको हम केटर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 या फिर आप कह लीजिए इरडा के अकॉर्डिंग, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग हम करके चलेंगे, जैसा लॉ में लिखा होगा वैसे हम इसको डील करके चलेंगे। अगला आता है आपका म्यूचुअल फंड्स एंड द वेंचर कैपिटल फंड्स और रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब म्यूचुअल फंड्स आप जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड की एड आपने बहुत बार सुनी है। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। निवेश करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ ले, ऐसा करके कुछ ऐड होती है बेटा। तो बेटा जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो है उसको बाहर कर रहे। कौन से म्यूचुअल फंड्स को बाहर करा गया? म्यूचुअल फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, या रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर बनाए गए हैं या डिक्लेयर करेंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2050, कंपनीज एक्ट 1956। नाउ कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है यहाँ पे 2013 में। ठीक है, ऐसा जो क्योंकि बेटा अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेटेक्स आज भी देखोगे तो उस बेयर टेक्स्ट के अंदर आज भी तुम 1956 ही लिख कर बैठे हैं। उस बेयर टेक्स्ट के अंदर आज भी क्या लिख के बैठे हैं बेटा? 1956 लिख के बैठे हैं। ठीक है जी, समझ आया? बढ़ो आगे। बेटा ये वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, सही टाइम पे आके समझा दूंगा। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है वो एसेट जो आपने हेल्ड करे, किस पर्पज के लिए? अर्न करने के लिए इनकम, डिविडेंड की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, और रेंट की फॉर्म में। डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल की फॉर्म में इनकम अर्न करने के लिए बेटा जो आपने एसेट्स हेल्ड करे हुए हैं बेटा उनको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट्स। या फिर जो आपने एसेट्स हेल्ड करे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, मैंने एग्जांपल दिया था जैसे बिल्डिंग का, या फिर मान लो शेयर्स का। अब मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो जो बेटा मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैंने किस पर्पज से करी है? क्या डिविडेंड मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है? नहीं। डिविडेंड मिलेगा ठीक है, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट, बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं। जैसे टारगेट मैंने लेके चला, मैंने कहा से कि मेरी जो येस बैंक की एवरेज है, बाइंग एवरेज, दैट इज 15 रुपीज। मुझे है कि चलो जब येस बैंक 20 को टच कर जाएगा मैं येस बैंक के शेयर्स को सेल कर दूं। अब मैंने उसको होल्ड किस लिए करके रखा? आई हैव होल्ड दो शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, कि उसको बेचूंगा, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाऊंगा, निकल जाऊंगा। नेक्स्ट आपको बेटा वर्ड दिया गया है अदर सिमिलर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेस। अब ये जो अदर सिमिलर बेनिफिट्स वाला पॉइंट है बेटा, ये अदर सिमिलर बेनिफिट्स कहीं पे डिफाइन ही नहीं करेगा। ये अदर सिमिलर बेनिफिट्स को कहीं पे डिफाइन नहीं करा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर। ठीक है बेटा। अब एसेट्स जो होते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, एसेट्स जो हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड है उसको हम कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता।
क्या बोल दिया कि जो एसेट हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर अब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो उसके ऊपर AS13 नहीं लगा सकते, ऑब्वियस रीजन कि उसके ऊपर फिर आप AS13 कैसे लगा दोगे। तो बेटा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल करा था, हमने कहा था मान लेते हैं कि आयुष लिमिटेड जो है वो ट्रेडिंग करता है शेयर की, डिवेंचर्स की, ठीक है, और अदर सिक्योरिटीज की, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट डेट के ऊपर उसका कुछ शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज पड़ी हुई है। हम बस ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा के चले। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को देखता हूँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर एक चीज लिखी हुई थी कि उसका स्कोप जब हमने देखा था वहां पर लिखा हुआ था कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, वो क्या है, इन्वेंट्री नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने क्या करा, उसको बाहर कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने क्या करा, उसको बाहर कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की अगर मैं बात करके चलो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने बोल दिया कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में बोल दिया गया कि भाई ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। कह रहे हैं जो एसेट आपने हेल्ड करे हैं स्टॉक एंड ट्रेड उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं बोलेंगे। अब जो चीज इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर AS13 कैसे लगा दो। तो यहाँ पर ना आपका ICAI आया सामने मदद के लिए। ICAI ने क्या बोला, कह रहे हैं ये जो शेयर्स, डिबेंचर्स हैं, जो अदर सिक्योरिटीज है विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, कह रहे हैं उनको आप ना करंट इन्वेस्टमेंट की तरह डील करके चलोगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आएगा वैसे। इनको आप कैसे डील करके चलोगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स की तरह डील करके चलो, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट होगी लैंड और बिल्डिंग के अंदर, जो कि इंटेंडेड नहीं है कि आप ऑक्यूपाई कर रहे हो अपने यूज के लिए, मतलब जहां पर आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज करोगे, बेसिकली आपका पर्पस क्या है कि उसके ऊपर रेंटल कमा लिया, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, अदर सिमिलर बेनिफिट्स हो गया। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ मेजरली जो स्टैंडर्ड डील करेगा ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लेके बात करके चलेगा, तो हम पढ़ेंगे इस चीज को भी, कोई बात नहीं, हम इस चीज को भी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो बेटा अब इसके बाद मुझे आप लोगों को क्या करवाना, सर इसके बाद मुझे आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे बताओ कितनी कैटेगरी के अंदर मैंने क्लासीफाई करी थी कल, 8 टोटल। कैटेगरीज कितनी, 4। 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी बेटा, पहली कैटेगरी पढ़ी थी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, बेसिकली टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जिसका फिजिकल फॉर्म है। ये बिल्डिंग जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, मान लो मैं ये बिल्डिंग के अंदर काम ना कर रहा होता, मैंने वैसे इन्वेस्टमेंट करके रखी होती और आगे रेंट पे दे रखा होता, तो ये बिल्डिंग या रेंट पे देने का मेरी इंटेंशन होती है, उस पर्पज के लिए लिया बिल्डिंग है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिया। तो बेटा ये वाला जो मेरा है एसेट, टच कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म है, टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होगा, शेयर्स हो गए, मैंने कल दिखाया भी था क्लास में, शेयर्स दिखाए थे अपने कल क्लास में। तो बेटा मेरे पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, इन द डिजिटल फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, देख नहीं सकता। बेसिकली उनको सर्टिफिकेट की फॉर्म में हो सकते हैं लेकिन उसको आप फिजिकल फॉर्म नहीं होती उनकी। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक और शेयर दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ आज, ठीक है। चलो एक और आपको मैं दिखा के चलता हूँ आज। अभी स्क्रीन शेयरिंग करूंगा बेटा मैं।
चलिए बेटा स्क्रीन पे देखेंगे सारे बच्चे। बेटा ये क्या है? स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स का सर्टिफिकेट है बेटा। इंटेंजिबल आपकी इन्वेस्टमेंट है ये मेरी। कंफर्मेशन रिसिप्ट आ गई। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन का ये सीरियल नंबर है कुछ। ये सीरीज आई थी बेटा, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज 2। मैंने किस दिन ये सब्सक्राइब करा था? 20 सितंबर को। ये मेरी यहाँ पर आईडी आ जाती है, यहाँ पर मेरे अकाउंट की डिटेल आ जाती है। बेटा कितने यूनिट्स मैंने लिए? 2 यूनिट लिए। एक यूनिट कितने का लिया? 5873 का। 11,746 रुपए की बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट करी। 2 ग्राम बेसिकली गोल्ड लिया बेटा, ऐसे समझ लो डिजिटल गोल्ड है 2 ग्राम, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। कब मैच्योर होगा ये? 20 सितंबर 2031 को। इस 20 सितंबर 2031 को इसकी जितनी भी वैल्यू चल रही होगी बेटा मेरे को वापस मिल जाएगी। जितनी भी उस टाइम में वैल्यू होगी गोल्ड की, ठीक है, इस बॉन्ड की जितनी भी वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल्स दे रखी है। ये किस पर्पज के लिए होती है? जिस बैंक के अंदर जा रहा होगा अभी पैसा रिडम्पशन के लिए। ठीक है, ये उसकी डिटेल है। कभी इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या आ गया? एक तरीके से बेटा सर्टिफिकेट आ गया। तो दिस इज सर्टिफिकेट। क्लियर हुआ बेटा? चलो जी। अगला हमने इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ी थी बेटा? बेस्ड ऑन द नेचर। नेचर के अंदर हमने दो करी थी कि एक है मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल है, दूसरा है शेयर होल्डिंग या स्टेक है। अगर मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल है तो उसका एग्जांपल क्या किया था? जैसे डिबेंचर्स हो गए, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होगी, पता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा था शेयर होल्डिंग या फिर स्टेक हो गया, मतलब आपने क्या करा, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको पता है कि आप क्या बन गए, कहीं ना कहीं ओनर बन गए उस कंपनी के। नेक्स्ट क्या है बेटा? होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर। होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर हमने बेटा दो कैटेगरी करी थी, एक करंट, दूसरा लॉन्ग टर्म। नॉन करंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है इस स्टैंडर्ड के अंदर। करंट कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि रेडिली रिलाइजेबल है, जो रेडिली रिलाइजेबल है और जिसके अंदर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप उसको 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करो, मतलब यू वांट टू होल्ड इट अप टू 1 ईयर। लॉन्ग टर्म वाले कौन से होते हैं? ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि करंट नहीं होती, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट नहीं होती। देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी के बेस के ऊपर बेटा दो कैटेगरी। पहला, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, दूसरा एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, मैंने एग्जांपल दिया था लिस्टेड सिक्योरिटीज का। लिस्टेड शेयर है किसी कंपनी के, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। यस बैंक का शेयर बेचना चाहता हूँ मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग आवर्स के अंदर, कभी भी उसको बेच सकता हूँ, जब बेचूंगा उसके 3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा। ठीक है, उसके 3 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा मैं ले सकता हूँ। अनलिस्टेड शेयर जो हो गए, एक्टिव मार्केट नहीं है, बायर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बिड डालेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसी वेबसाइट्स नहीं है जहां पर लिस्टेड शेयर्स बिकते नहीं है, बिकते हैं। कल दिखाई भी थी एक वेबसाइट हमने, 3 डील करके, बिकते हैं बेटा। लेकिन द पॉइंट इज कि उसके अंदर उतने एक्टिव बायर नहीं है, उतनी एक्टिव मार्केट नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो बेटा ये हमने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर तो बेटा अब शुरू हो रहा है। ठीक है बेटा, फैन ऑन करने कर सकते हो आप। चल, इनको ठंड लग रही है तो ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा फैन का कम कर सकते हो, स्पीड देख लो। चलो जी, अगला बेटा क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है। बड़ा रफली लिखूंगा मैं क्योंकि ये सब मिटाने वाला हूँ अल्टीमेटली। बेटा अगला जो कंसेप्ट मैन हमने करना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करेंगे ना, हम पता क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहां पर बेसिकली हम ना दो चीजें देख रहे हैं। एक तो रिकॉग्निशन एंड दूसरा मेजरमेंट, कि हमने उसको रिकॉग्निशन कब करनी है और हमने उसको मेजर किस वैल्यू के ऊपर करना है। तो बेटा यहां पर ना मेरे पास दो चीजें आती हैं। एक होता है इनिशियल मेजरमेंट। एक क्या होता है बेटा? इनिशियल मेजरमेंट, मैं फेयर में लिखवाऊंगा सारा बाद में। और दूसरा क्या होता है बेटा? सबसीक्वेंट मेजरमेंट। दूसरा क्या होता है? सबसीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे तो किस वैल्यू के ऊपर उसको मेजर करके चले?
इनिशियली हम किसी भी वैल्यू, किस वैल्यू के ऊपर मेजर करके चले, तो बेटा आपका ये स्टैंडर्ड कहता है, कह रहे हैं कि चाहे आपकी अब करंट इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, जब आपने इनिशियली कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो आप कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके चलोगे। इनिशियली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब आप किसके ऊपर रिकॉर्ड करके चलोगे, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके चलोगे। ठीक है बेटा। अब बात आती है सबसीक्वेंट मेजरमेंट की। सबसीक्वेंट मेजरमेंट बेसिकली हम कब कर रहे हैं, हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर। सपोज करो मैंने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट ली, आज डेट है आपकी 22 23 ऑफ सितंबर को मैंने क्या करा है बेटा, इन्वेस्टमेंट ली। अब ये मैंने आज की डेट में इसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट है चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। और मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो मेन डील करता है इंटेंशन के साथ। जो क्लासिफिकेशन करी गई है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन। एंड व्हाट इज दैट इंटेंशन, कह रहे इंटेंशन क्या है कि आप एसेट को होल्ड कितने टाइम के लिए करना चाहते हो। अगर आप होल्ड करना चाहते हो अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और वो रेडिली रिलाइजेबल है, तो ऐसे केस में वो करंट इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन जो है उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करने की है बेटा, तो बेटा ऐसे केस में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। ऐसे केस में वो कैसी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। तो इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने एसेट को होल्ड कितने टाइम के लिए एक्चुअली करा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने किसी एसेट को बाय करा था विद एन इंटेंशन कि यू विल नॉट होल्ड इट फॉर अ मोर देन पीरियड ऑफ से 12 मंथ्स 1 ईयर, अप टू 1 ईयर आप होल्ड करोगे, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। बेशक आपने उसको 12 महीने में नहीं बेचा, आपने उसको 1 ईयर में नहीं बेचा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। समझ आया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है। सबसीक्वेंट की मैं बात करके चलूं तो जैसे बैलेंस शीट डेट आ जाएगी 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू के ऊपर आएगी, तो यहां पर वो कहता है कि यहां पर अभी डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन के ऊपर कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे बाद में, इस वाले पॉइंट को अभी ही बताऊंगा लेकिन बाद में। अभी के लिए बस इतना समझो कि इनिशियल मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है या चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही कॉस्ट के ऊपर आएंगे। लेकिन अगर मैं सबसीक्वेंट की बात करके चलता हूं, तो सबसीक्वेंट के केस में वो डिपेंड करेगा बेटा क्लासिफिकेशन के ऊपर। अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो अलग रूल है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो अलग रूल है। समझ आया सभी को। अच्छा सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगी कैसे। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का बेटा तरीका है, अब वो डिपेंड करता है कि केस कौन सा है। पहला केस आ जाता है कि आपने एक्वायर करा है इन्वेस्टमेंट, इसको बोल देते हैं एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स। आपने बेसिकली एक्वायर करा है, खरीदा है। बेटा बस मुझे इतना बताना, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट के अंदर डील करा है या शेयर्स के अंदर या थोड़ा सा भी देखा, थोड़ा सा देखा। ओके, चलो शेयर्स छोड़ दो। बेटा मुझे तो कभी आप लोगों ने कभी प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी, ठीक है, अभी आपने मानिए आपने जो है प्रॉपर्टी वगैरह ली है ना, या जो आपने प्रॉपर्टी वगैरह ली बेटा उसके अंदर भी आपने देखी होगी ये चीज। प्रॉपर्टी के अंदर मुझे तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको कॉस्ट क्या पड़ी, क्या कोई ब्रोकर की सर्विस ली थी बीच में। अच्छा ब्रोकर की कोई सर्विस नहीं ली। चलो अगर ब्रोकर की मैं सर्विस लेता हूँ क्या मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। क्या इतना सबको आइडिया है कि अगर मान लो बेटा मैं शेयर बाय करने जाता हूं, अभी मैंने शेयर्स बाय करे या मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय करी, बेटा शेयर का प्राइस चल रहा था, मान लेते हैं 1000 शेयर थे और शेयर का प्राइस चल रहा था 20 रुपए, तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 20,000 की। तुम्हें क्या लगता है ये इनको 20,000 में पड़ेगा, नहीं। सपोज करो मैं जिस सिक्योरिटीज की, मतलब जहां पे जिसमें मेरा डीमेट अकाउंट है उनकी जो मैं सर्विस ले रहा हूँ उनका फिक्स्ड है। कहते हैं कि पर ब्रोकरेज हमारी जो ब्रोकरेज है वो कितनी रहने वाली है, 2% रहने वाली है। हमारी ब्रोकरेज कितनी रहेगी, 2% रहेगी हमारी ब्रोकरेज। तो बेटा 20,000 का 2%, 400 रुपए, ये मेरे को एडिशनल देना पड़ेगा। तो मेरे को जो कॉस्ट पड़ेगी ना वो अल्टीमेटली 20,400 पड़ने वाली है। मेरे को जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो 20,000 नहीं पड़ने वाली, 20,400 पड़ने वाली है। समझ में आ रहा है, क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा। और जब हम बेचते हैं ना तब पता है क्या होता है,
जब मैं बेचूंगा, सपोज करो मैंने इसको 25 में बेचा, 1000 शेयर 25 के हिसाब से बेचे, 25,000, मेरे को आइडली 25,000 मिलने चाहिए, नहीं, यहां पर भी ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन इस बार क्या होता है, ब्रोकरेज मुझे काट के पेमेंट मिलेगी, यहां पर मैंने पैसा देना था, ब्रोकरेज ऐड हुई, टोटल मेरी जेब से 20,400 हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ कि मेरे को ब्रोकरेज काट के पैसा मिलेगा, यहां पर मेरा खर्चा ही है बेटा, मेरे को यहाँ पर पैसा मिलना है, यहाँ पर भी मेरी कॉस्ट ही है ये, लेकिन यहाँ पर भी मान लो 2% है, तो 25,000 का 2% 500, 500 माइनस करूंगा तो 24,500, तो 24,500 इज द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड बाय मी। ब्रोकर क्या करेगा, अपने आप जब मैं पैसा वहां पे विड्रॉ करना चाहूंगा ना फंड्स, तो मेरे पास ये कहेगा कि आफ्टर कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सपेंसेस के बाद 24,500 है जो आप ले सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, इस टाइम पे हम एक्विजिशन के टाइम पे बात करके चल रहे हैं, जिस टाइम पे मैं एक्वायर करूंगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी परचेज प्राइस रहने वाला है, जो भी परचेज प्राइस रहने वाला है बेसिक, एक तो हम वो लेकर चलेंगे, उसके अंदर हम ऐड क्या करके चलेंगे, जो एक्विजिशन चार्जेस रहेंगे, जो भी एक्विजिशन से रिलेटेड चार्जेस रहे। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, अगर आप कोई घर लेते हो, कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो बेटा उसको रजिस्टर भी कराते हैं, जब रजिस्ट्री कराओगे तो बेटा क्या वहां पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो जो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है बेटा, वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। आप कोई शेयर लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, जो ब्रोकरेज लगती है, तो वो भी कॉस्ट का ही हिस्सा बनेगा, वो भी किसका हिस्सा बनेगा, कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। समझ आया बेटा सभी को, पक्का? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहला केस सबको समझ में आ गया। चलो, अच्छा बचपन के अंदर आप लोगों ने बताओ क्या शेयर्स और डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है सभी ने? बेटा शेयर्स और डिबेंचर चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या ये वाला केस देखा था कि शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? अदर देन कैश के अंदर मैं आपको बताता हूँ बेटा, वहां पर आपने क्या पढ़ा था, आपने वहां पर पढ़ा था कि आपने क्या करा, कोई एसेट खरीदा, आपने क्या करा, किसी का बिजनेस ही एक्वायर कर दिया। तीसरा केस आप पढ़ते थे अंडर राइटर्स और प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, प्रमोटर वाला है ना, ऐसा कुछ पढ़ते थे, प्रमोटर्स को जो शेयर कर रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन के लिए हो गया। वहां पर तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग पहले एंट्री करते थे एसेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर देते थे क्या, जिससे भी खरीदा से वेंडर, फिर तुम लोग एंट्री करते थे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम भी होता, ऐसी तुम लोग एंट्री करते थे। बेटा अब भी मैं वही चीज कह रहा हूं कहीं ना कहीं, मैं पता क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट बाय करी है, मैंने क्या करा है, कोई इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है इसके बदले में मैंने क्या दिया है, शेयर्स दिए हैं या अदर सिक्योरिटीज दिए हैं, इसके बदले में मैंने क्या दिया है, शेयर्स दिए हैं या अदर सिक्योरिटीज दिए हैं। तो आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो है बेटा वो एक्वायर करी है, ठीक है, या फिर फुली एक्वायर कर ली या पार्टली एक्वायर करी है इशू करके शेयर्स या सिक्योरिटीज, ऐसे केस में जो आप शेयर्स इशू करे हैं, कहेंगे उसकी जो फेयर वैल्यू रहेगी, जो आपने शेयर इशू करे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड, आपने शेयर इशू करे, आपने डिबेंचर इशू करे, आपने और कोई सिक्योरिटी इशू करी, जो भी आपने इशू करा है उसकी जो फेयर वैल्यू है ना, कह रहे हैं वो कॉस्ट का हिस्सा रहेगा। तो एक्विजिशन कॉस्ट किसके बराबर रहेगी, फेयर वैल्यू की। एक्विजिशन कॉस्ट किसके बराबर रहेगी, फेयर वैल्यू की। अब बेटा ये जो फेयर वैल्यू होती है, अब ये आपकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू के बराबर ही हो। चलो अब यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, वही एग्जांपल मैं ना थ्योरी में लिखवाऊंगा अभी। बेटा मान लेते हैं कि एक कंपनी है से मुस्कान लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड ने बेटा क्या करा, एक्वायर करी है कुछ इन्वेस्टमेंट्स, और एक्वायर करी बेटा जब इन्वेस्टमेंट्स, तो उसने इशू क्या करे हैं, उसने इशू करे हैं 2000 शेयर्स। क्या इशू कर दिया बेटा, 2000 शेयर इशू कर दिए, डीम्ड फुली पेड अप, 2000 शेयर डीम्ड फुली पेड अप। मैं कह रहा हूं 2000 शेयर हमने इशू करे हैं, मुस्कान ने डीम फुली पेड अप, और एक्विजिशन की डेट के ऊपर जिस दिन हमने ये एक्वायर करी थी इन्वेस्टमेंट, उस दिन जो शेयर थे वो कोट हो रहे थे मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 400 रुपए के हिसाब से। जिस दिन हमने शेयर इशू करे हैं, जिस दिन हमने एक्विजिशन करी है, उस दिन मैं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट पे जो शेयर दिख रहा था वो किस प्राइस पे दिख रहा था, 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिख रहा था। बोलो बेटा क्या होना चाहिए, क्या लगता है? फेस वैल्यू उसकी 100 है, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन ये शेयर मार्केट में इस टाइम पे 400 रुपए का बिक रहा था।
हमने क्या करा, 2000 शेयर किसी को दे दिए, ठीक है, बदले में हमने इन्वेस्टमेंट ले ली। तो अगर मैं आपसे इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पूछूं, तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी, इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी, 400 पर शेयर, 400 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर जो हमने इशू करे, तो ये मैं इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 2000 मल्टीप्लाई बाय 400, मैंने इतना जो है वो इशू करा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 400, बेटा एक लाइट बंद कर दो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 400, 2000 मल्टीप्लाई बाय 400, तो जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये जो 8 लाख रुपए है बेटा, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन। चलो आगे। अच्छा, मुझे अब एक चीज बताओ, आपने क्या करा है, अब इन्वेस्टमेंट जो है, अगला केस है, आपने क्या करा है, देखो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्वायर करिए इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट। पहला केस मैंने क्या करा था, पूरा का पूरा पैसा दिया और इन्वेस्टमेंट ली। दूसरा केस क्या करा, बदले में कोई सिक्योरिटीज इशू करी, शेयर डिबेंचर्स जो भी सिक्योरिटी इशू करी। अगला केस में क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट आपने एक्वायर करी है और बदले में आपने बेटा कोई एसेट दिया। अब दिस एक्सचेंज कुड बी फुल और पार्ट। एग्जांपल दो इसका, तुम लोग बड़ा करते हो ये चीज। आईफोन है किसी के पास, है किसी के पास आईफोन है, पहले था बेटा। आईफोन वाले जो होते हैं ना, ठीक है, यूजुअली वो ना कोई और ब्रांड यूज ही नहीं करते, मजा नहीं आता है ना। एंड्रॉइड चला रहे होंगे लेकिन वो आईफोन वाली फील नहीं आ रही हो, सही बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास नहीं आई, मैं आपसे बता रहा हूँ। आईफोन की अगर बात करें, चलो होता है कि जैसे मान लो किसी ने 12 लिया आईफोन, जब 13 आएगा ना, वो बताओ क्या करता है, इसको डालेगा एक्सचेंज में, यही करते हैं ज्यादातर, इसको डालेंगे एक्सचेंज में, आईफोन 13 लेंगे, नया फोन ले लिया 13, बदले में 12 दे दिया। अब 12 के बदले में 13 तो मिलेगा नहीं ना बेटा, इतना तो सबको समझ में आता है। तो होगा क्या, आपका फोन गया है प्लस साथ में क्या गया है, आपका कुछ कैश गया। हम अब उसी केस की बात करके चल रहे हैं। आपने क्या करा है, कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है, आपने क्या करा है, कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है, एक्सचेंज करा है आपने किसी एसेट के साथ, किसी और एसेट के साथ। नाउ दिस कुड बी फुल और पार्ट। तो बेटा ऐसे केस में कहते हैं कि जो आप एक्विजिशन कॉस्ट लेके चलोगे ना, वो पता क्या लेके चलोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। जो एसेट तुमने दे दिया उसकी फेयर वैल्यू, या जो इन्वेस्टमेंट तुमने एक्वायर करी है उसकी फेयर वैल्यू, विच एवर इज मोर एविडेंट, विच एवर इज मोर एविडेंट। ठीक है, समझ आया बेटा। बढ़ू आगे, चल सकते हैं, ओके। नाउ लिसन, एग्जांपल लेते हैं इसका एक। सपोज करो आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली, कोई भी इन्वेस्टमेंट लिया आपने, आपने क्या करा, एक तो मशीनरी दे दी, एक तो मशीनरी दे दी है बदले में, और साथ में आपने ना कैश दे दिया, से 37,000 का आपने कैश दिया और मशीनरी दी है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो मशीनरी है ना, उसकी आपकी किताबों में रिटर्न ऑन वैल्यू जो है, से वो है 36,000 रुपए की। मशीनरी की जो WDV है, रिटर्न ऑन वैल्यू है, वो है 36,000 रुपए की, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं रियलाइज करने जाऊं, रियलाइजेबल वैल्यू जो है ना इसकी, वो है सिर्फ 15,000। रियलाइजेबल वैल्यू इसकी कितनी है, 15,000। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि मेरे को बस इतना बता दो कि व्हाट विल बी द वैल्यू, या व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दिस केस। तुम लोग मुझे आंसर दोगे। दोबारा से केस सुन लो, मैंने एक इन्वेस्टमेंट ली है, इन्वेस्टमेंट के बदले में मैंने एक मशीन दी है,
और कैश दिया। मशीन के बारे में बता रहा हूं, मशीन की WDV 36,000 है, लेकिन इसकी रिलाइजेबल वैल्यू 15,000 है, ठीक है। और उसके अलावा कैश जो है 37,000 का दिया है। मुझे बस इतना बताओ, इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? तुम लोग बताओ ना बेटा, मैंने तुम लोगों से पूछा है, मैं तो आंसर दूंगा ही। सारे बच्चे आंसर देंगे बेटा, जसदेव एंड मनदीप, बेटा आप लोग भी आंसर दोगे। क्या लगता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट? सोचो सोचो। 52,000। पहला आंसर मेरे पास आया है 52,000 जसदेव का। बाकी बच्चे बताएं। आप कह रहे हो 47। कैसे बेटा 47 कैसे? 58। सर हाँ जी। WDV वाली वैल्यू 52। 52। हाँ जी, आप क्या कहते हो मनदीप? सर जो अमाउंट रियलाइज हुई है और कैश बेटा हुआ मेरे को है तो अमाउंट बताओ, मेरे को अमाउंट बताओ। मैं रीजन तो पूछ ही नहीं रहा, अमाउंट अभी पूछ ही नहीं रहा। मतलब आपसे वो 52 नहीं पूछ रहा कि कैसे निकाला। 37 प्लस कितना? 52 52 कितना बच्चे? 52। जिनका आंसर तो है 52 वो ठीक है, जिनका आंसर है 58 और 47, बेटा ये निकाला कैसे? बेटा एक चीज समझो, मैंने आपको ऊपर क्या बोला, एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहेगी? जो एसेट आपने दिया या जो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है, विच एवर इज क्लियर मोर क्लियरली एविडेंट। अब ऐसे केस के अंदर आपको क्या क्लियरली एविडेंट दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बेटा दिख नहीं रही, फेयर वैल्यू, सीधी बात है। तो जो एसेट दिया है उसी को बेस मानना पड़ेगा। अब मैंने क्या दिया है, क्या मैं कैश दे रहा हूं 37,000 का? तो 37,000 तो आएगा आएगा, 100% है। मैं उसके अलावा एक मशीन दे रहा हूं जो मेरी किताबों में 36,000 पे दिख रही है, लेकिन अगर आज मैं उसको उठा के मार्केट में बेचने जाता हूं तो मेरे को उसका कोई 15,000 से ऊपर नहीं दे रहा, 15,000 उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मशीन की वैल्यू है वो 15,000 होनी चाहिए। 37 और 15 को ऐड करोगे 52,000 आता है। तो 52,000 शुड बी द एक्विजिशन कॉस्ट। समझ आया? पक्का? कहां गलती करी थी? 37 प्लस 36 माइनस 15 कर दिया, ओके, गलती पता लग गई। चलो सबको समझ आ गया ना? चलो इसी केस को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं। अब मैं आपको कहता हूं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स बाय करी है ना, उसके अंदर 500 शेयर है किसी कंपनी के, और वो शेयर इस टाइम पे 112 रुपए में मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या अब तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा? क्या अब तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा? अब आंसर क्या होगा? बेटा सेम केस जो मैंने अभी लिया, डिट्टो सेम केस, बस मैं अब यहां पर आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। मैं कह रहा हूं ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, ये 500 शेयर्स हैं और 112 रुपए में ये कोट हो रहे हैं इस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज। अब बताओ। 56,000 सर। हाँ जी। 56,000 6000। 56 56,000। बाकी भी यही कह रहे हैं। अब बेटा आंसर होगा 56,000। वाई 56,000? क्यों? उसने बोला वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट।
अब अगर यहां पर देखूं तो मेरे पास एक तरफ है मशीनरी 15,000, कैश 37,000, दूसरी तरफ है 500 शेयर्स 112 रुपए के हिसाब से, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रखे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। मुझे तो ज्यादा एविडेंट कौन सा लग रहा है? क्या ये ज्यादा एविडेंट नहीं है? ये ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है? ये ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। मल्टीप्लाई कर लो, 56,000 आता है। मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 56,000। मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 56,000। समझ आ गया? बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा खत्म कर दिया। सबको समझ में आया? पक्का? एक्सक्यूज मी मैं तो सर, नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। जो सर आपने पहले वाला केस करा था उसमें रियलाइज्ड वैल्यू जो 15,000 थी वो क्या फेयर वैल्यू थी? बेटा वो आप कह सकते हो मशीनरी की फेयर वैल्यू है। मशीनरी मेरी किताबों में दिख रही है 36,000 रुपए की, लेकिन अगर मैं इसको बेचने जाता हूँ मिलेगा तो 15 ही ना। ओके सर। मेरी किताबों में 36 की हो सकती है, क्यों? मैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से 36 है। लेकिन मैंने किसी को बुलाया, मैंने कहा ये मशीनरी बेचनी है, कितने की बिकेगी? वो कहता है जी 15,000 से ऊपर नहीं मिलेंगे इसके। कहते हैं इसके तो 15,000 नहीं मिलने वाले जी, 15,000 से ऊपर नहीं मिलते इसके। तो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू 15,000 है ना, अगर मैं बेच देता हूँ तो मैं 36,000 नहीं लूंगा, मैं फिर 15,000 लूंगा। तो 15,000 प्लस 37,000 जो कैश में गया। ठीक है बेटा? यस सर। चलो मैंने भूल गया मैंने क्या क्या कराया। जब मदद करो मेरी। 3 केस करे मेजरली हम। 3 केस करे ना मेजरली। पहला केस करा था कि अगर आपने पेमेंट करी है, एक्वायर करा है बेसिकली। अब दिस कुड बी कैश और क्रेडिट एज वेल, मैं ये बता दूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश होगा, क्रेडिट में भी हो सकता। पेमेंट बाद में कर रहे हो। अच्छा, इसकी कैसे कॉस्ट निकालोगे? इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? बेटा एक लाइट और बंद कर दो। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो वैल्यू सर दी है हमने इन्वेस्टमेंट के बदले। क्या मैं सिंपल, अगर सिंपल सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी अमाउंट पेड है या पेबल, जो अमाउंट पेड या पेबल है, जितना मुझे पैसा मैंने दे दिया है, जितना पैसा मैंने देना है, वो बेसिकली देना क्या होगा? जो परचेज प्राइस है प्लस जो एक्विजिशन की कॉस्ट लग रही है, कमीशन, ब्रोकरेज, वॉट एवर, स्टैम्प ड्यूटी, जो ब्रोकरेज, जो मर्जी लगे। सही बोल? चलो अगला केस क्या है? अगला केस है आपने बदले में ना शेयर इश्यूज करे हैं या अदर सिक्योरिटीज आपने इशू करी है। बोलो ऐसे केस के अंदर क्या करोगे? किसकी फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू तो ठीक है, फेयर वैल्यू किसकी? फेयर वैल्यू किसकी? जो शेयर्स या सिक्योरिटीज हमारी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा केस, मैंने क्या करा है? एक्सचेंज करा। तब क्या? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप या फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, को लेकर चलूंगा। ठीक है? डन। चलो आगे। चलो बड़ा बड़ा आगे। चलो फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू तुम लोगों को आता है ना? बताना जरा फेयर वैल्यू क्या होता है। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है जरूरी है वही फेयर वैल्यू हो? पक्का? अच्छा, मैं अगर बोलूं फेयर वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, आप बता दो जरा। फेयर वैल्यू हुआ जिसपे खरीदा है। और कुछ आंसर?
बेटा शेयर्स को छोड़ दो ना बेटा, इन्वेस्टमेंट मेरी सिर्फ शेयर्स पे थोड़ा ना होगी, मेरे शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे है ही नहीं, बोलो फेयर वैल्यू क्या? सर जो अमाउंट एक्चुअल होनी चाहिए। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज पे है ही नहीं वो, जरूरी है शेयर्स ही हो? अगर शेयर्स नहीं है फिर क्या? इन्वेस्टमेंट तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सुनो बेटा, फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जिसपे आप किसी एसेट को एक्सचेंज कर सकते हो, जिसपे आप किसी एसेट को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज होता है बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग सेलर एंड बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर। ठीक है, ये फोन है मेरा, मेरा फोन मैं बेचने जा रहा हूं बेटा, मैं ये अपना फोन बेच रहा हूं, मुझे पता है कि कितने इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, मैं विलिंग टू सेल हूं। ठीक है, आप में से कोई बच्चा खरीदने के लिए रेडी है ये फोन, कहते हैं ठीक है सर हमें ये फोन दे दो, आपको भी पता है कि इसका आज की डेट में मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आपने कंडीशन देखी, आपने कहा सर आपके फोन को 2 साल हो गए लेकिन लगता नहीं कहीं से 2 साल हुए, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, चार्जर भी ठीक है इसका, प्रोटेक्टर भी है, अभी वायर भी नहीं खराब करी बेटा अभी। ठीक है, हम दोनों विलिंग है, दोनों लोग क्या है, विलिंग है, एक जो है खरीदने के लिए, एक बेचने के लिए, दोनों नॉलेजेबल है। आर्म लेंथ प्राइस बोल देते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर हो रही है, मतलब बिना किसी मतलब तोल भाव के, ऐसे कह लो, या कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, नहीं, जो फेयर है वो है आर्म लेंथ प्राइस, कि भाई हाँ इतने में बिकना चाहिए, आप कह रहे हो हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, इतनी आज की डेट में इसकी वैल्यू। ये समझो दो अननोन लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन दोनों लोग कैसे हैं, एक बायर है एक सेलर है, दोनों को पता है कि इस चीज का रेट कितना है, कितने में बिकना चाहिए, बेटा ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। यस, देयर कैन बी केसेस जहां पर आपकी फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर या एनआरवी वर्ड यूज कर लो उसके बराबर हो सकती है। देयर कैन बी केसेस वेयर योर फेयर, ठीक है, फेयर वैल्यू कैन इक्वल टू मार्केट वैल्यू और एनआरवी। चलो जी, इसके बाद बेटा क्या, नेक्स्ट बोलो, मार्केट वैल्यू। बेटा फिर मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू बेटा वो है अगर मैं मार्केट में, ऊपर मार्केट में मैं बेचने गया चीज को, बेचने के लिए जो खर्चा हुआ वो खर्चा माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा बेटा वो आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू, मतलब नेट ऑफ एक्सपेंसेस, जितने में सामान बिक जाएगा वो मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट। समझ आया? चलो जी, कंसेप्ट हो गया बेटा जी खत्म। सर। सर हाँ जी हाँ जी फेयर बोलो वैल्यू बेटा। को बुक वैल्यू बोल सकते हैं हम? फेयर वैल्यू को बुक वैल्यू, बेटा इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस यस, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हमेशा, डिपेंड करेगा केस टू केस, डिपेंड करेगा केस टू केस। जैसे अगर मान लो एक्विजिशन हो रही है दो कंपनीज के केस में, तो वहां पर आपकी जो बुक वैल्यू निकाली जाती है अगर उसके ऊपर वो लेकर जा रहे हैं, वी कैन से दैट दैट इज द फेयर वैल्यू। बट मैं यहाँ पर एक वेग स्टेटमेंट या एक कह लो ना कि आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ, तो मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट आपको नहीं दे सकता कि हाँ जी बेटा हमेशा ऐसा हो, बट यस इट कैन हैपन दैट फेयर वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है, इट कैन हैपन। ओके सर। ठीक है, डिपेंड करेगा केस के ऊपर। अब जैसे हमने मशीनरी वाला देखा, मशीनरी के केस में बुक वैल्यू तो कितने की थी, बुक वैल्यू थी 36 की, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा था, 15 का, नेटलाइजेबल तो 15 थी ना, तो वहां फेयर वैल्यू अगर मैं बोलूँ 15 था, मैं मशीनरी की फेयर वैल्यू 15 लेके चलूं, ठीक है, तो इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेटा। समझ आया ओके। सभी को? यस सर। बेटा मैंने क्या करा है, पहला पार्ट आपका कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, अब इसके बाद मुझे ना आप लोगों को क्या पढ़ाना है, इनिशियल वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, इसके बाद वैसे तो पढ़ाना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स को बाद में करवाऊंगा, मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ सबसीक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स, सबसीक्वेंट मेजरमेंट आपको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ बेटा सबसीक्वेंट मेजरमेंट के कंसेप्ट के ऊपर। एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, इट इज 10:40।
हम ऐसा करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे सबसीक्वेंट मेजरमेंट के बाद, ठीक है। टाइम बचेगा फिर आगे का समझा देंगे। सबसीक्वेंट मेजरमेंट बेटा क्या है? सबसीक्वेंट मेजरमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं इनिशियल मेजरमेंट की अभी बात नहीं कर रहा, जब सबसीक्वेंटली किसी और डेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, मेजर करके चल रहे हैं। यूजुअली ये कौन सी डेट होगी? बैलेंस शीट की डेट, जिस दिन मैं बुक्स क्लोज करूं। अब सबसीक्वेंट मेजरमेंट के केस में बेटा उसने ना दो चीजें कही। सबसीक्वेंट मेजरमेंट के केस में ना दो चीज बोलता है, कह रहे ये डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट है या लॉन्ग टर्म है। करंट है या लॉन्ग टर्म है। कह रहे अगर तो करंट है ना, तो उसके लिए इसने बोला कि आप जो मेजर करके चलोगे वो करके चलोगे लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। आप देख लो कि कॉस्ट कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, उसमें से जो लोअर है, कह रहे उसके ऊपर आप क्या करके चलोगे, मेजर करके चलोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। लेकिन वो बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये हमेशा कॉस्ट के ऊपर आएगी। ये हमेशा किसके ऊपर आएगी? ऑलवेज एट कॉस्ट आएगी। लेकिन यहां पर बेटा एक पॉइंट और बोला गया है, यहां पर ना एक एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्शन मतलब क्या दी गई है? कह रहे अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है और वो डिक्लाइन जो हुआ है दैट इज अदर देन टेम्परेरी। मैं यहां पर बेटा क्या करूंगा, जब मैं आपको लिखवाऊंगा ना ये चीजें, तो वहां पर कुछ एक ना हम इंडिकेटर्स लिखकर चलेंगे। फेयर टैक्स के कुछ एक इंडिकेटर्स वाला पैराग्राफ में एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करवाऊंगा। कुछ एक इंडिकेटर्स हम लिखेंगे, ठीक है। आपको ना क्वेश्चंस के अंदर वो देखने को मिलेंगे, कैसे कि एक कंपनी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या चल रही है, लॉसेस में चल रहे हैं, उसका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। now this is the indicator कि there is a permanent, and उस वजह से मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो भी डाउन चल रहा है, लिस्टेड है शेयर, मार्केट प्राइस डाउन चल रहा है। now that is the case of the permanent, that is the case of the permanent decline, इंडिकेटर्स हैं वो। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, वो कहता है कि अगर परमानेंट फॉल है ये, तो ऐसे केस में आपको ना एक प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए, या मैं ऐसा बोलूं कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपकी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर लेना चाहिए। यानी मेरी बुक्स के अंदर जिस वैल्यू के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट आएगी बेटा, मुझे उसको रिड्यूस कर लेना चाहिए। आई शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने से मेरी इन्वेस्टमेंट गिर रही है, मेरे को गिरा देनी चाहिए। समझ में आया? नहीं, नहीं आया? किस किस को नहीं आया समझ? सुन लो दोबारा, दोबारा से सुनो। बेटा मैं कह रहा हूं मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिस दिन आप मेजर कर रहे थे उस दिन उसकी कॉस्ट जो थी, कह रहे हैं वैसे तो इसको कॉस्ट के ऊपर ही मेजर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, कह रहे हैं इसको आप ना चेंज नहीं करोगे इसकी वैल्यू, इसको कॉस्ट के ऊपर ही रखोगे। लेकिन उसने ना एक एक्सेप्शन दे दिया, कहता है अगर मान लो ये जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके प्राइस के अंदर क्या हुआ है, फॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ, और ये जो डिक्लाइन है दिस इज अदर देन टेम्परेरी, दिस इज अदर देन टेम्परेरी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, डिक्लाइंड वैल्यू के ऊपर, मतलब जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, वो आपकी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए। जितने से डिक्लाइन हुआ है उतने की प्रोविजन क्रिएट करो। समझ आया? अगर ये फॉल कैसा है, अदर देन टेम्परेरी। अब अदर देन टेम्परेरी फॉल के केस में नहीं, परमानेंट वाला आ गया। अब परमानेंट डिक्लाइन कौन कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर हो सकता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है वो कॉन्टिन्यूस लॉसेस में चल रही है, उसके जो कैश फ्लोज हैं बेटा वो क्या हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, उसका जो मार्केट प्राइस है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डाउन चल रहा है। तो नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑफ अ परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से वो डिक्लाइन आया था वो रीजन ही नहीं रहा, या प्राइस जो है वो राइज हो जाता, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तब हम क्या करते हैं, रिवर्सल एंट्री पास कर, पहले हमने गिराया इन्वेस्टमेंट को, अब इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? इसका मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो आज की डेट में? कौन सा ग्रुप? शेयर मार्केट तो बेटा है ही है, लेकिन एक कंपनी का पूछूं बेटा, अडानी ग्रुप।
अडानी ग्रुप, क्या हुआ अडानी ग्रुप के अंदर? अभी भी परमानेंट, वो डिक्लाइन जो था, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ परमानेंट निकला? वो डिक्लाइन परमानेंट ही हो गया एक तरह का। क्योंकि आप जरा सोच के देखो, जो शेयर बेटा 800 रुपए में चल रहा था, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 50% पे आ गया था, 400 रुपए पे आके बैठा हुआ था। और अभी तक वो 800 पे गया नहीं है, अभी तक वो 800 पे गया नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी अडानी के बेटा शेयर पड़े हैं, एक कंपनी के। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है। बेटा मेरी मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मेरी मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं रेदर आप लोगों को भी ये चीज सजेस्ट करूंगा। चलो अभी तो आप लोग अर्न नहीं कर रहे, बट वेन एवर यू स्टार्ट अर्निंग, एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आप रियलाइज करोगे बेटा वो चीज आपकी लाइफ में काम आएगी। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2013। 2013 में मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी। और वो पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी? आई स्टार्टेड विद आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। क्योंकि उस टाइम में जितने पैसे मिलते थे उससे कुछ शेयर मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, ना इतना नॉलेज थी शेयर मार्केट की, ना टाइम था देखने की, क्योंकि आर्टिकलशिप चल रही थी, पेपर थे। तो 2013 के अंदर बेटा हमने क्या करा था, मैंने स्टार्ट करा था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मेरे को अकाउंट में जो भी मेरे को स्टाइपेंड मिलता था ना, बेटा आरडी आपको पता नहीं होगा कई बच्चों को कि आरडी 100 रुपए की भी हो जाती है। तो मैंने 100 रुपए की आरडी के साथ शुरुआत करी थी बेटा। पेरेंट्स ने क्या करा होता है, एक एफडी करा रखी थी मेरी। तो वो एफडी बाई चांस मेच्योर हुई, मैंने क्या करा, उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया उसमें, उसमें उनको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया और एफडी रिन्यू करा दी। जितना अमाउंट आया था पूरी की पूरी उतनी की एफडी करा। ठीक है, सो दिस वे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी। आज की डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी डाइवर्सिफाइड है। और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करके चलता हूँ ना, मैं वहां पे दो जगह और बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। लोगों को लगता है ये क्या फालतू में है, ये फालतू नहीं है बेटा। एक मैं कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा मैं बोलता हूँ लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। इसको ना लोग खर्चे की तरह देखते हैं, खर्चे की तरह मत देखो इसको बेटा। जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए ना, तो तब फिर पता लगता है ये खर्चा नहीं था, तब पता लगता है ये खर्चा नहीं था जी, ये तो ठीक थे। अच्छा, मैं अडानी की बात कर रहा था तुम लोगों के साथ। मैं तुम लोगों को बताता हूँ पहले अडानी का, फिर मैं अपने इस इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ बेटा। आप क्या है अडानी की बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ ना, मैं इसका अगर चार्ट देखूं, 132 रुपए 40 पैसे में बेटा इसका शेयर चला गया। आज की डेट में नहीं बेटा, इसका शेयर जो है बेटा, पिछले एक साल के अंदर 52 वीक इसका जो लो है, दैट इज 132.40। और इसका जो 52 वीक हाई रहा है, मतलब पिछले 52 वीक्स के अंदर जो हाईएस्ट इसका प्राइस रहा है, दैट इज 409.70। तो मेरा सोच के देख लो उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या था। यस, अब ये थोड़ा सा वापस आ रहा है। इस टाइम पे वापस किस पे पहुंच चुका हुआ है? दिस इज नाउ एट 383, 383 के आसपास चल रहा है अभी। और मेरी जो एवरेज है दैट इज 396। मतलब अभी भी मेरे को पर शेयर 13 रुपए के नुकसान के ऊपर मैं हूं, और मेरे पास इसके 150 से ऊपर शेयर पड़े। ठीक है, मेरे पास इसके 150 से ऊपर शेयर पड़े। तो बेटा हम बात कर रहे थे, सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट टॉपिक चल रहा है, तो मेरी मतलब बनता है, फर्ज बनता है तुम लोगों को सजेस्ट करो। 2013 में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, ग्रेजुअली इंक्रीज करके 2016 में ऊपर में डीमेट अकाउंट। देन वहां पर मैंने इनिशियली 5 या 6 हजार से शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा। ग्रेजुअली बढ़ाते 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 बढ़ाते
लगभग आज जो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टेड वैल्यू की मैं बात करके चलूं, दैट इज नियर टू 4.5 lakhs, दैट इज नियर टू 4.5 lakhs, ये इन्वेस्टेड वैल्यू। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कराई हुई है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस चल रही है, कभी टपक गया तो बेटा घर वालों को अच्छा खासा पैसा दे जा, मिल जाएगा बेटा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है, और हेल्थ इंश्योरेंस तुम लोग जितनी जल्दी कराओगे उतना बेनिफिट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो अकाउंट्स पढ़ने आए थे या कहाँ चले गए, लेकिन बेटा फिर भी ठीक है, अब छेड़ा नहीं तो बेटा सजेस्ट कर देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बेटा आप जितनी जल्दी कराते हो ना उतना अच्छा, जितनी यंग एज में कराओ, बिकॉज अभी आप क्या हो 25 या आप लोगों ने क्रॉस नहीं करा, ठीक है। एज ग्रुप्स होते हैं, जितनी आपकी एज कम है आप उतने हेल्दी होते हो, इसलिए इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्थ चेकअप कराते हो तो यहाँ पर होता है कि प्रीमियम कम होता है और आपका कवर जो है बढ़ता रहता है। राइट नाउ आई एम पेइंग प्रीमियम ऑफ ऑलमोस्ट 15,000। मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस कराए हो गए लगभग 5 साल हो गए। मैंने अपने को गिफ्ट करी थी हेल्थ इंश्योरेंस अपने बर्थडे में, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन कराई थी हेल्थ इंश्योरेंस अपनी, ठीक है। तो लगभग 15,000 मेरा जाता है प्रीमियम, लेकिन राइट नाउ माई कवर इज, मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे तो ऐसे, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, मेरा इस टाइम में कवर बेटा 75 लाख रुपए का। दिस इज इन इंडिया ओनली, एंड इंडिया के बाहर अलग से 75 लाख, प्लस अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्यों कहते नहीं तो इस बंदे को तो हवा में लेके जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर की सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके बंदा ठीक होगा, इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा। एवरी ईयर माई दिस कवर इंक्रीज टू 5 लाख, हर साल ये 5-5 लाख कवर बढ़ता जाओ अपने आप ही, क्योंकि रिन्यू कराता जा रहा हूँ पॉलिसी, यूज अभी तक करने की जरूरत पड़ी नहीं, ना ही करनी पड़े। तो मे बी वेन आई विल बी समवेयर एट माई से 50 प्लस एज जब मेरी होगी, तो मेरा ये कवर तो करोड़ में चल रहा हो, मेरा ये कवर लगभग करोड़ में हो, क्योंकि तुम लोग खुद ही ऐड कर लो। राइट नाउ आई एम, जो भी एज है मेरी मैं क्यों बताऊं, चलो एडिंग अनदर से 20 ईयर्स, अनदर 20 ईयर्स इसके अंदर 1 करोड़ का मोटर ऐड कर, तो 1,75,00,000 रुपीज का कवर मेरा उस टाइम पे होगा। इतना कवर है कि पता है घर वालों में बर्डन नहीं आए। सेम इज द केस विद लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में कुछ ऐसी करा रखी है कि कवर उसके अंदर अच्छा है, हाँ पता है यार घर वालों को ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। बेटा हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो रिन्यूअल होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कोई पैसा वापस नहीं आता, अंडरस्टैंड दिस। लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग पॉलिसीज होती है, लाइफ इंश्योरेंस में मल्टीपल पॉलिसीज होती है, मनी बैक होती है, कवर, लाइफ कवर होता है, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है, कहीं होती है सर्वाइवल बेनिफिट वाली, आपकी पॉलिसी 10 साल की है, 10 साल आप जिंदा रहे बेटा, वो कहेंगे जिंदा रहे हो ये लो पैसे पकड़ो, सर्वाइवल बेनिफिट बेसिकली। और कई होते हैं जिसके अंदर आपकी जब डेथ होगी तब आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। सो अलग अलग तरह की पॉलिसी होती है बेटा, मैं एलआईसी का एजेंट नहीं हूं तो मैं ज्यादा भी नहीं बता पाऊंगा, तो ज्यादा डिटेल के लिए अपनी एलआईसी एजेंट से कॉन्टेक्ट करें। हाँ जी, हाँ, कुछ नहीं होगा, वो गया। तभी तो कहता हूँ लोग खर्चे की तरह देखते हैं तो करवाते नहीं है, लेकिन जब बेटा खर्चा पड़ता है तब क्या, बाई चांस कोई बीमारी हो जाए और उस टाइम में डॉक्टर कहे नहीं जी 50 लाख रुपए का खर्चा है जी, 60 लाख रुपए का खर्चा है, 15,000 बचाने के पीछे 50-60 लाख रुपए खर्चा उस टाइम पे करोगे ना रेंज। इसके अलावा बेटा आरडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एफडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स के अंदर है ही है बेटा इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी बेटा इन्वेस्टमेंट्स है, और ये धीरे धीरे करके पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सबने एंटर कर दिया, नहीं धीरे धीरे कर। अभी इस टाइम पे मेरा बड़ा मन है, मैंने कहा मैंने डिबेंचर में अब तक इन्वेस्ट नहीं करा, तो मेरा बहुत मन है कि किसी कंपनी के मैं डिबेंचर भी लूं। अनलिस्टेड शेयर्स का मन था, अनलिस्टेड शेयर्स ले लिए, और छोड़ो मेरी एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो बेटा कुछ मैंने छोड़ नहीं रखा है ऐसे, ठीक है। मतलब मेरे को कई बार ऐसा होता है कंपाइल करना मुश्किल हो जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर में देख रहा होता है ना यार किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया इस साल में,
मेरे को बड़ा मुश्किल होता है कंपाइल करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा इन्वेस्टेड ही रहते हैं, निकालते भी तो है। ये तो आज की डेट का सिनेरियो है, निकालता भी तो हूं इसमें से। अब तुम्हारा ये जो सेंटर चल रहा है यहाँ चंडीगढ़ में ओपन करा है, तो बेटा बिना पैसों के तो हुआ नहीं ना। तो ये काम आई है ना, इन्वेस्टमेंट ही काम आई है, इन्वेस्टमेंट रिडीम करके ही काम आई है ना वो चीज। तो बेटा इन्वेस्टमेंट बड़ी जरूरी है। अब चैप्टर कर रहे हैं तो ये टॉपिक भाई ने बाई चांस पूछा क्वेश्चन कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी को है, तो बेटा मैंने आंसर दे दिया। मैंने अब तक तुम्हें अमाउंट नहीं बताया, हाँ इसको मिला हम लोग इतनी को इन्वेस्टमेंट है मेरी, कि अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, पैसे निकालने पड़ते हैं, तो चल जाए। इतनी को इन्वेस्टमेंट करी हुई कि फैमिली सिक्योर है। चलो जी। और मैं तुम लोगों को सच में सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज, इन्वेस्टमेंट जरूर करो। जब अर्न करना शुरू कर दो ना, स्टार्ट विथ स्मॉल। चाहे 500 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दो मंथली के, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 पर मंथ म्यूचुअल फंड, तुम लोग देखोगे इतना अमाउंट बन गया। मैं तुम्हें एक म्यूचुअल फंड का अपना एग्जांपल दे देता हूँ। एक म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर मेरा ना 1000 रुपीज पर मंथ जाता है। अब मैंने वो म्यूचुअल फंड में बंद कर दिया, अब मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरी सिप जानी बंद हो गई। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, सिप बोलते हैं, सिप जानी बंद हो गई। हाँ, तो इसके अंदर लगभग बेटा मेरा जो पैसा गया ना, 40,000 के आसपास गया। बीच में रिडीम भी मारे हैं, तो जो अभी लग रखा है लगभग 40,000 के आसपास पैसा गया। आज की डेट में बेटा इसकी वैल्यू बाई चांस में परसों ही चेक करी, क्योंकि परसों रिडीम मारे ना कुछ पैसे इसमें से, परसों इसकी वैल्यू बेटा 90,000। मैं तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। 40,000 का कितना बन के बैठा है, वो 90,000 बन के बैठा, और वो 90 से इंक्रीज ही होगा। हो सकता है ये 40 जो है मेरे को कितना दे के जाए, ये 40 जो है हो सकता है ये ऑलमोस्ट 1,60,000 पे, शायद 2 लाख भी मेरे को दे जाए। जो पैसा पड़ा हुआ है, इंक्रीज तो हो रही है ना, एनए भी तो उसकी बढ़ती जा रही है उस फंड की। तो हो सकता है मेरे को आने वाले टाइम में ये शायद इतना मिल जाए। देखो कितना फायदा है। अब जब तक पैसा नहीं चाहिए तब तक ठीक है, लेकिन चाहिए तो निकाल दिया ना। कौन तो सा फंड है? इन्वेस्टमेंट करना, चाहे स्टार्ट करो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, से विद जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ से 500। 500 पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है, इतने का तुम खा पी लेते होंगे बेटा, इतने का तुम खा पी लेते होंगे। तो सारे एडल्ट हो, 18 के हो, अपना पैन कार्ड बनवाओ। अगर नहीं बना अपना पैन कार्ड बनवाओ। पैन कार्ड बनवाने के बाद इन्वेस्टमेंट्स अपनी शुरू करो, और 500 पर मंथ के हिसाब से एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू तो करो। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, 500 रुपये महीने के जाया करेंगे, तुम्हें साल के बेटा 6,000 रुपये बचा लिए। जब लगेगा ज्यादा कमा रहे हो और ज्यादा इन्वेस्ट कर लिए। ठीक है बेटा, मैं ये ऐड करने नहीं आया था म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट की, तो अब हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, मैंने जो सजेस्ट करना था एज अ फैकल्टी, एज अ ब्रदर, मैंने तुम लोगों को सजेस्ट कर दिया कि बेटा होना जरूर चाहिए। चलो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। एसआईपी भी बेटा कौन कम सी? अमाउंट की कर सकते हैं, बट 500 हो गई है, पहले 500 था मिनिमम। ठीक है, डन जी। चलो, ये वाला कंसेप्ट खत्म। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। अब आज हमने सिर्फ लिखना है, आज कोई नया पॉइंट नहीं सीखेंगे, आज सिर्फ लिखेंगे। क्योंकि इसके बाद मुझे तुम लोगों को जो बताना है ना, वो बताना है कि इनकम के ऊपर, प्री एक्विजिशन इनकम एंड पोस्ट एक्विजिशन इनकम। तो वो हम पहले लिख लें बाकी चीजें, फिर हम करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में बेटा कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बीच में आवाज आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया। क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं तो नाम पूछ रहा था म्यूचुअल फंड का। क्या पूछ रहे थे म्यूचुअल फंड का नाम सर, कौन सी, बच्चे? कौन सा फंड? वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर मैं पूछ रहा था कौन सा फंड है जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है। बेटा आईसीआईसीआई का है, लेकिन बेटा वो इन्वेस्टमेंट ना मेरी बहुत पुरानी है, मतलब वो आप लगा के चलो आई स्टार्टेड इन 2016। तो 2018 तक शायद मैंने उसमें इन्वेस्ट करा है, तो 2018 के बाद उसमें छेड़ा ही नहीं ना उसको। तो इस वजह से वो आपको इतना इंक्रीज दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे ना, तो 20%, 25% मैक्सिमम इतना जा रहा हो। तो मेरा आपको अमाउंट इससे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। 4-5 साल वो वैसा ही रहा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का है बेटा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल कैप है। ओके सर। और बेटा इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे ना कभी, आप लोग ब्लाइंडली मत करना।
कि हाँ सर ने बोल दिया इसमें इन्वेस्ट कर दो तो कर दो, वो सबसे बड़ी गलती होगी। जब भी इन्वेस्टमेंट करो खुद स्टडी जरूर करना, अगर नॉलेज नहीं है तो कि जिस बंदे को नॉलेज है उससे गाइडेंस लेने और फिर करना, बट बिना ऐसे ये नहीं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है नाम सुनने में, ठीक है तो चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं बेटा। और सेंटीमेंट्स पे कभी इन्वेस्ट नहीं करा जाता। सेंटीमेंट में इन्वेस्ट करके मैं देख चुका हूं, जब भी आप सेंटीमेंट्स पे इन्वेस्ट करते हो आप लॉस में जाते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल LIC, सबसे बड़ा एग्जांपल LIC। LIC ने क्या किया पता क्या कहते हैं, IPO लेकर आ गए बेटा LIC वाले, IRCTC IPO लेकर आ गए। LIC का बताता हूँ, जब जितना मैं मिटा रहा हूँ उतना LIC का तुम लोगों को कहानी बताता हूँ। LIC वाले कहते हैं कि भाई जो हमारे पॉलिसी होल्डर है, कह रहे हैं हम उनको प्रायोरिटी देंगे, हमने उनके लिए अलग रखा है कि उनको हम शेयर्स जो है अलॉट कर देंगे, वो अप्लाई करो, हम उनको शेयर अलॉट करेंगे। कोटा रख लिया कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनको शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब LIC नाम ऐसा, उस चक्कर में बेटा डीमेट अकाउंट इतने ओपन हुए हैं ना, जिस साल LIC का IPO आने वाला, बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए। सबने क्या करा, सबने इन्वेस्ट मारा, सब बंदों ने क्या करा, LIC के शेयर में क्या करा, इन्वेस्ट करा। LIC का आई थिंक IPO आया था 740 रुपए के आसपास कुछ, ऐसा कुछ प्राइस था बेटा। वो ओपन हुआ डिस्काउंट के ऊपर, वो बेटा मैंने कभी 600 से ऊपर देखा, 650 से ऊपर देखा ही नहीं यार। वो नुकसान में ही चल रहा है बेटा, जितनों को मिला सब लॉस में चल रहे हैं। कोई एक शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जो LIC का शेयर लेके बैठा और बेटा नुकसान में नहीं है, सारे लॉस में बैठे हैं। IRCTC, अच्छा भला IRCTC को पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लगी बेटा, अच्छा भला ऊपर जाना, उन्होंने क्या करा, शेयर स्प्लिट मारा। जहां शेयर स्प्लिट मारा उन्होंने, स्प्लिट का मतलब समझते हो ना, 10 रुपए मान लो 100 रुपए का शेयर था, ठीक है, हमने कहा 100 का शेयर की जगह हमने कह दिया नहीं जी 10 शेयर 10 10 वाले बन गए। शेयर स्प्लिट मारा, शेयर जैसे ही उन्होंने स्प्लिट करा, शेयर की वैल्यू आई धड़ाम नीचे, उसके बाद बेटा उठने का नाम ही नहीं ले रहा बेटा, वो बैठा हुआ है वहां पर। तो अब IRCTC या ये मैं कह लूं कि LIC, ये ऐसी कंपनी है जहां पर कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स बंदा देख लेता है। LIC है, ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, ऐसा कुछ है ना इसकी टैगलाइन। तो मतलब आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हो इन चीजों से। IRCTC इंडियन रेलवे की बात करके चल रहे हैं, लेकिन नहीं चले बेटा इनके शेयर्स के अंदर बंदा लॉस ही खा रहे हैं बेटा जिनके पास। तो कभी सेंटीमेंट्स में मत चलना, ये मैं देख चुका हूँ, फंडामेंटल्स पे चलो, फंडामेंटल पे चलोगे ठीक रहोगे। सर जैसे सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो रही थी LIC की, एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हो बेटा? जैसे लोगों ने ज्यादा सब्सक्राइब करा IPO, तो डिस्काउंट पे कैसे गया उनका शेयर बेटा ओपनिंग? जब लिस्टिंग ही कम पे हुई, बेटा होता क्या है, जैसे अब कोई IPO निकला हुआ है, आप उस IPO में बेटा अगर अप्लाई करते हो, उन्होंने एक बैंडविड्थ दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि से 20 शेयर का लॉट है, और एक शेयर जो है से मान लेते हैं हम, या मान लो 100 शेयर का लॉट है और एक शेयर जो है वो है 140 रुपए के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14,000 रुपीज आपने लगाए अप्लाई करते टाइम, आपको बेटा ये अलॉट हो गया। अब बेटा होता क्या है कि ऑफ मार्केट कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग चल रही होती है, मतलब एक GMP इसका आ जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। तो ग्रे मार्केट में बेटा इसका ना प्राइस जो होता है, जो भी चल रहा होता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो एक GMP आ जाता है। अब GMP जो आता है, जो प्रीमियम आता है, से मान लो इसकी लिस्टिंग होती है, ये ओपनिंग इस प्राइस के ऊपर होता है 170 पे, जिस दिन लिस्टिंग हुई ये खुला 170 पे, आपको 140 में अलॉट हो चुका हुआ है, आपको बेटा 30 रुपए पर शेयर का बेनिफिट हो गया। अब हुआ क्या है LIC के केस में, LIC 740 रुपए या जितने का भी था बेटा, वो ओपन ही 600 के आसपास हुआ था कुछ, 15% डाउन ओपन हुआ था LIC लगभग, ठीक है बेटा, ये चीज हो जाती है। ओके सर। तो इस वजह से बेटा वो होता है कि लॉस में चले जाते हैं। अब वो वापस आया ही नहीं अभी तक लिस्टिंग प्राइस में। चलिए बेटा बढ़े आगे, अब लिखना शुरू करें, अब लिखना शुरू करते हैं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा मुझे आपको करवाना है, नंबर बताना, नेक्स्ट कंसेप्ट का नंबर क्या था, 5वां। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आपका है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जगह देख लेना बेटा कितनी लगने वाली है, बाद में कहना सर आपने कटिंग करवा दी। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा मेरे को ना 4 कैटेगरी बनानी है। पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। इसके नीचे बेटा हम फर्दर 2 चीजें लिखने वाले हैं। पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, मैं कह रहा हूं भी लिखने की मत पढ़ो बेटा, मेरे को एक बार बनाने दो फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। दूसरा आ जाता है बेस्ड ऑन नेचर, तीसरा आ जाता है आपका बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड, और लास्ट बेटा हमारे पास आएगा मार्केटेबिलिटी। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म की बेटा मैं बात करके चलूं तो इसके अंदर 2, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स एंड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स। एक काम करते हैं बेटा, आप ना ये बना लो, हम ना इसको नीचे लिखते जाएंगे, एक एक करके लिख लें, एक्सप्लेन कर दूंगा इसको नीचे। बेस्ड ऑन नेचर बेटा यहां पर मैंने फिर से 2 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी में बोल रहा हूं मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल, मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल। दूसरा मैं बोल रहा हूं शेयर होल्डिंग या स्टेक जो है वो हमारे पास। होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करके चलें, होल्डिंग पीरियड में हमारे पास फिर से 2 कैटेगरी बेटा, एक हमारे पास आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और मार्केटेबिलिटी के केस में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। अब एक एक करके बेटा डिटेल में ना हम इसको नीचे बता देंगे। अब नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, तो ये 4 चीजें बेटा आपके पास आ जाती हैं, ये 4 चीजें बेटा जो आपके पास आ जाती हैं, ठीक है बेटा। चलो अब लिखते जाएंगे, जहां पर बेटा वर्ड समझ में नहीं आएगा मुझे बता देना। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बोलो क्या, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट करंट और लॉन्ग टर्म है, बाकी अगर रिवाइज भी नहीं करोगे ना पेपर टाइम पे बाकी फॉर्म्स चलेगा, बाकी फॉर्म रिवाइज नहीं भी करोगे चलेगा। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जिसका फिजिकल फॉर्म है, इन्वेस्टमेंट विद फिजिकल फॉर्म। एग्जाम्पल लैंड,
बिल्डिंग। इंटेंजिबल कौन सा हो गया? इन्वेस्टमेंट। विदाउट फिजिकल फॉर्म। एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा। ब्रैकेट में लिख दो these may be represented, these may be represented by certificates or similar documents, by certificate or similar documents। लिख लिया बेटा साथ साथ? यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक लिख लिया बेटा सभी ने? यहां तक लिखो, फिर आगे करवाता हूं मैं। रिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स। बेस्ड ऑन नेचर। मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल, या फिर दूसरा हम बोल रहे हैं कि शेयर होल्डिंग है, या फिर क्या है, स्टेक है। बेटा बेयर टेक्स्ट के अंदर ये चीज ना पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है, मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलो, मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है बेटा ये? दैट इज दैट ऑफ अ डेट। डेट है कोई विच इज अदर देन, विच इज अदर देन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। ये नहीं है कि लोन हो, डेट की बात यहाँ पे लोन से नहीं कर रहे, कह रहे हैं डेट है लेकिन जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, अदर देन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। और ट्रेड डेट है, और ट्रेड डेट, other than short term long term loan, other than trade debt, comma, representing a monetary amount, representing a monetary amount owing to a holder, representing a monetary amount owing to a holder and usually bearing interest। एग्जाम्पल के तौर पे डिबेंचर्स, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिख दोगे एसजीबी। बेसिकली क्या है कि जो भी होल्डर होगा इसका, उसको कुछ ना कुछ बेटा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एक अमाउंट रिसीवेबल है, और ये कोई लोन नहीं है, ये कोई ट्रेड डेट नहीं है। ये नहीं कि आपने मेरे से सामान लिया था,
आप मेरे क्या थे, क्रेडिटर थे, आप मेरे डेटर थे, आपने मुझे पैसा दिया, उसकी बात नहीं कर रहा यहां पर। मैं एक होल्डर हूं, एक इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का, या एक ऐसी चीज, ऐसे डेट का विच इज इंटरेस्ट बेरिंग, मेरे को बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। शेयर होल्डिंग या स्टेक क्या होता है बेटा, यहां पर हम कहते हैं अ स्टेक इन द रिजल्ट ऑफ नेट एसेट्स। अ स्टेक इन द रिजल्ट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा, एग्जाम्पल इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो बढ़ू आगे बेटा। लिखना है। तीसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केटेबिलिटी। तीसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केटेबिलिटी। बेटा मैं मार्केटेबिलिटी लिखवाना है पहले। ठीक है, चार्ट में लिखवा दिया बेटा, मार्केटेबिलिटी को पहले लिखवाऊंगा मैं। लिख लेंगे बेटा करंट भी और नॉन करंट भी, उसको अलग से लिखवाना है मुझे, उसको अलग तरीके से लिखवाना है। बेटा स्क्रॉल डाउन करोगे, लिख लिया। बेस्ड ऑन मार्केटेबिलिटी बेटा हमने क्या पढ़ा, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बेटा एक्टिव मार्केट कहाँ होती है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की एक्टिव मार्केट होती है, नहीं। शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, खत्म बेटा। आखिरी क्या था, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा देखो कुछ एक स्टैंडर्ड तो हमें क्लास में लिखने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ आगे जाके मैं देख लूंगा अगर कुछ स्टैंडर्ड मुझे ऐसे करवाने में कि मैंने पहले से लिख रखे हुए आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर दूं, आप लोग अपने आप नोटिंग करते रहो, मैं इसे क्लास में समझा दूंगा, तो वो चीज हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी अभी वो चीज नहीं होती। ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड है जो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने क्लास में लिखवाने ही लिखवाने हैं, तो दिस इज वन ऑफ दो स्टैंडर्ड जो हमने क्लास में लिखना ही लिखना है। इन्वेस्टमेंट that by its nature are readily realizable and intended to be held for not more than 1 year, not more than 1 year from date of acquisition.
कह रहे हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो बाय नेचर क्या है, रेडीली रिलाइजेबल है, कि बेचने जाऊंगा पैसा मिल जाएगा। और दूसरा कहेंगे जिसकी इंटेंशन हमारी है नहीं कि हम उसको होल्ड करें 1 साल से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटा कौन सी होगी? बेटा बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन दी इसकी, तो पता है क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है बेटा आपकी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या इन्वेस्टमेंट है बेटा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। डन बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया। चलो अब हमने ना अगला फेज शुरू करना है। लिख लिया यहां तक सभी ने? अब आगे हमने शुरू करना है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 6 इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा मेरे को ना दो चीजें देखनी है। अब ये वाला पॉइंट बहुत बड़ा है, ठीक है। पहला है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। पॉइंट नंबर 6 इज बेसिकली रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की हम बात करके चले तो बेटा इसके अंदर क्या होगा यहां पर? सर दो चीजें। इनिशियल मेजरमेंट, सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजर के नीचे बस इतना लिखो, डिपेंड्स अपॉन क्लासिफिकेशन। डिपेंड्स ऑन क्लासिफिकेशन। ब्रैकेट में लिख देना कवर्ड लेटर। कवर्ड लेटर। इनिशियल मेजरमेंट की मैं बात करके चलूं तो हम कह रहे हैं इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट। क्लासिफिकेशन इज नॉट रेलिवेंट। यहां पर बेटा क्लासिफिकेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है बेटा। चलो अब इसके अंदर बेटा हमने कैटेगरीज पढ़नी है। सबसे पहला अब यहां पर ना ए पॉइंट करके हम लिख रहे हैं। ए पॉइंट एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखोगे बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बेसिक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखना बेटा परचेज प्राइस, इसमें ऐड कर देंगे बेटा एक्विजिशन चार्जेस।
such as brokerage, फीस, स्टैम्प ड्यूटी, कमीशन, जो मर्जी नाम हो बेटा, ठीक है। लेकिन मेरे को पता कैसे लगेगा तुम लोगों को समझ आया नहीं आया? इलस्ट्रेशन कौन सा है ये? 11? पक्का? कल भी लिखा था हमने एक इलस्ट्रेशन तो। 12 है? 11 है बेटा, 12 है? 12 है सर। 12। A firm purchased 5,000 shares of CA Edge Limited at rupees 400 per share, 4,000 पर शेयर कर दो, फुल स्टॉप। ब्रोकरेज एंड incidental charges were 1.25 percentage. Question is, what is the cost of investment given nominal value per share is ₹100? करो बेटा सॉल्व करो, चलो ट्राई करो। हाँ जी बेटा बोलो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज प्राइस 5,000 शेयर्स एट ₹4,000, मल्टीप्लाई करना 2 करोड़। पक्का? जीरो सही था रहा मेरे को?
2 करोड़। 7 जीरो हो गया ना बेटा, दोबारा से लिख दूं क्या? इसमें ऐड क्या करेंगे? एक्विजिशन चार्जेस, 1.25% ऑफ 2 करोड़। 2.5 लाख पक्का? बेसिकली दिस इज द अमाउंट पेड या पेड। ठीक है, खत्म बेटा। चलो, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए आप 15-20 मिनट का। बेटा 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, वो इरेलीवेंट है। मेरे को तो शेयर कितने में पड़ रहा है? 4,000 में। तो 4,000 मेरे लिए वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू 100 है। ऑथराइज कैपिटल जब आएगा या इशूड कैपिटल आएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, कहीं ना कहीं कैसे तो काइंड ऑफ प्रीमियम है जो मिल रहा होगा उस कंपनी को। समझ गया? समझ गया ना? सबको समझ आया? कैसा लग रहा है स्टैंडर्ड? अच्छा है? पक्का? हाँ जी बेटा। मनदीप बेटा, आपको समझ में आया? जितना करवा दिया। हाँ जी सर, आज वाला तो है। जस्ट दे बच्चे, कोई डाउट? नो सर। चलो बेटा, आज हम यहीं तक रखेंगे। हमें बेटा लग जाएगी 1 क्लास तो और पूरी चाहिए होगी लिखने के लिए ना, लिखने के लिए बहुत कुछ। बट कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से समझ आना चाहिए। 1 क्लास ज्यादा लग जाएगी, कोई बात। ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे खत्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड चलेगा। ठीक है, चलो वी आर एंडिंग द सेशन बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। सर इन माइक जो AS2 था उसमें एक डाउट, एक पैराग्राफ को लिखी, वो सोचो। समझना था। नॉर्मल कैपेसिटी के नीचे है एक पैराग्राफ। नॉर्मल कैपेसिटी के नीचे? यस सर, जहाँ पे आपने लिखा है व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी, उसके नीचे पैराग्राफ। ये वाला बेटा? यस सर, इट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव्ड। बेटा बेसिकली हम कह रहे हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, कि कितना नॉर्मली बना सकते हैं, वो पता कैसे लगाएंगे? तो कह रहे हैं उसके लिए पता है क्या करो? कह रहे हैं उसके लिए आप ऐसा करो कि आप ना देख लो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी कितनी क्वांटिटी आपने बनाई है, कितनी आपने प्रोडक्शन आपने करी है। आप वो देख लो, आपको पता लग जाएगा कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने अचीव करी है। उस बेसिस पे एवरेज ले लो आप कि हाँ यार इतनी तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। कह रहे हैं लेकिन आपने ईयर वो लेने हैं जहां पर एबनॉर्मल प्रोडक्शन नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिया था कोविड वाला, कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मास्क हो गए और हैंड सैनिटाइजर हो गए, बेटा इनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई। इनकी प्रोडक्शन बेटा कम से कम ना ना करते 50-60 टाइम्स ऊपर गई है इनकी प्रोडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उस टाइम पे डिमांड थी। अदरवाइज अगर 1 लाख यूनिट बना लेते तो अब वो 50 लाख 60 लाख यूनिट बेटा बन रहे थे। ठीक है बेटा, समझ आया बच्चे? ओके सर। सर इसमें नॉर्म जो यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का लॉस होगा कि? बेटा नहीं, एक तरह से लॉस नहीं है। हम एबनॉर्मल को हमेशा लॉस की वे में काउंट नहीं करते। एबनॉर्मल इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जो चीज नॉर्मल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली हम कितनी देर की क्लास होती है? नॉर्मली समझो, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ 2 घंटे, दिस इज नॉर्मल। लेकिन मैं तो नहीं बेटा, आज तो हम 12 घंटे पढ़ेंगे, ये अब नॉर्मल हो गया। तो ये लॉस थोड़ा ना है बेटा, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, नुकसान थोड़ा ना कर रहे हैं कोई। नुकसान कर रहा हूँ कोई 12 घंटे पढ़ा दूंगा तो? नहीं ना। तो एबनॉर्मल का मतलब समझो, एबनॉर्मल इज नॉट ऑलवेज लॉस।
एबनॉर्मल का मतलब है कि जहां पर आपने नॉर्मल कैपेसिटी से कुछ बहुत ज्यादा कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो गया, ठीक है। नाउ इट कुड बी लेसर ऑल्सो, इट कुड बी मोर ऑल्सो। तो एबनॉर्मल इज नॉट ऑलवेज मोर द लॉस, ओके सर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यस। चलो एबनॉर्मल प्रोडक्शन का एक आपको लो वाला एग्जाम्पल देता हूं मैं। बेटा मान लेते हैं कोविड आया। अब कोविड के टाइम में क्या एक चीज और हुई थी, क्या उन्होंने बोल दिया था कि शाम को 6 बजे के बाद मतलब वो लॉकडाउन रहेगा, है ना। बीच में सेमी लॉकडाउन भी तो लगाया था। अब जो सेमी लॉकडाउन लगाया था बेटा, उस टाइम क्या वर्किंग आवर्स कम नहीं हो गए थे। तो जरा बताना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली हम दिन में 1000 यूनिट बना लेते हैं, लेकिन जिस टाइम पे अब सेमी लॉकडाउन लगाया और 50% कैपेसिटी पे काम करने को बोल दिया था, तो उस टाइम पे कितने यूनिट्स बने होंगे, क्या कम बने होंगे। तो उस साल जो प्रोडक्शन हुई होगी, क्या मैं उसको नॉर्मल प्रोडक्शन काउंट कर सकता हूँ या वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन है। एबनॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, तो कम और ज्यादा दोनों का एग्जाम्पल आ गया बेटा। यस सर। बस बच्चे, ठीक है जी। यस चलो सर, बेटा वी थैंक यू। आर, ओके बेटा वी आर एंडिंग द सेशन।